एफएससी सेकेंड ईयर बायोलॉजी का चैप्टर नंबर 21 है, सेल साइकिल से रिलेटेड है। अच्छा, आप लोगों में से कोई बताएगा कि सेल साइकिल का वर्ड सुनते ही आप लोगों को मतलब थिंकिंग किस लेवल की आती है, किस तरह से आती है, भाई ये क्या चीज होगा सेल साइकिल? कोई एक बंदा बताए आप लोगों में से सेल साइकिल क्या है, फिर आगे मैं इसको मजीद एक्सप्लेन करता हूँ। जी, सर सेल का अपने प्रोड्यूस और देन न्यू सेल्स प्रोड्यूस करने तक का मतलब। सेल अपने आप को प्रोड्यूस या रिप्रोड्यूस क्यों करते हैं? जी, आप लोगों में नीड से बेस्ड जी नीड बेस्ड होते हैं ना ये। नहीं, दोबारा बताएं, आपकी आवाज क्लियर नहीं आई। सर मैं कहना चाह रही हूँ कि नीड बेस्ड होता है ना, जहाँ पे जरूरत होगी वहाँ पे सेल किस रिप्रोड्यूस होंगे, चीज रीजनरेट होंगे। किस चीज की सर जरूरत होगी कि जिसके पेश नजर ये सेल साइकिल चलेगी? ऐसी कौन सी जरूरत होगी? सर सेल साइकिल के बगैर तो लाइफ भी इम्पॉसिबल है ना। देखें बेसिक चीज क्या? ग्रोथ। ग्रोथ करनी है हर ऑर्गेनिज्म ने, तो वो अपने सेल्स की तादाद बढ़ाएगा। देखिए, ग्रोथ के नतीजे में बॉडी मैस भी बढ़ेगा, बॉडी साइज भी बढ़ेगी, और ये तभी होगा कि जब उसके अंदर न्यू सेल बनेंगे। और न्यू सेल बनने के प्रोसेस को क्या नाम देंगे हम लोग? सेल साइकिल का। क्लियर? ये सामने स्क्रीन पर नजर भी आ रहा है आप लोगों को? अच्छा, सेल साइकिल की कितनी फेजेस हैं? दो। एक पहली है इंटरफेज और दूसरी है माइटोटिक फेज। इंटरफेज में क्या करेगा? सेल अपने आप को ग्रोथ करने के लिए प्रिपेयर करेगा कि जब आगे जाके माइटोटिक फेज में सेल डिवाइड होगा, आया कि वो एक से दो सेल बनते हैं या एक से चार सेल बनते हैं, तो सबको इक्वल मटेरियल जाना चाहिए। जैसे ऑर्गेनेलीज हैं, क्रोमोसोम है, डीएनए है, तो वो अपने आप को प्रिपेयर करेंगे। दैट स्टेज, दैट फेज इज कॉल्ड इंटरफेज। और सेकंड वन क्या होगा? माइटोटिक फेज होगा, जिसमें सेल अपने आप को डिवाइड करेगा। इंटरफेज में देखें आप लोग, इंटरफेज में सेल क्या करेगा? अब देखें, दो कंसेक्टिव डिवीजन्स के दरमियान की जो फेज है ये इंटरफेज है। कंसेक्टिव कैसे हैं? देखें, एक स्टेज थी जिसमें सेल ने अपने आप को डिवाइड किया, देन वो न्यू सेल किस में चला जाएगा? रेस्टिंग फेज में। हालांकि रेस्टिंग होती नहीं है इंटरफेज में। उसके बाद फिर क्या स्टार्ट हो जाएगी? डिवीजन फेज, जिसे माइटोटिक फेज कहते हैं। तो दो माइटोटिक फेज हैं या दो कंसेक्टिव डिवीजन फेज हैं। इनके दरमियान जब सेल अपने आप को प्रिपेयर करता है डिवीजन के लिए, उसको हम लोग कहते हैं इंटरफेज। इंटरफेज के फिर तीन स्टेजेस हैं, G1 है, S फेज है और G2 फेज है। जी, ये पहला पेज है, इसमें से आप लोग अपना क्वेश्चन पूछें कोई भी। ये क्लियर है पहला पेज आप लोगों को? बोले। जी सर। ये जिस वक्त मैं आप लोगों से पूछूं, क्वेश्चन पूछें या ये पेज क्लियर है, आगे चले, आप लोग फौरी अपना रिप्लाई दिया करें। देखें, अभी इनकी इंटरफेस की जो तीन स्टेजेस हैं, तीन फेजेस हैं, उनको ये वन बाय वन करके एक्सप्लेन किया गया है। G1 को कहते हैं गैप वन, और समटाइम इसको ग्रोथ वन भी कहते हैं। इसमें क्या होगा? मेटाबॉलिक एक्ट, एक सेल है ना, उसने अब सेल डिवीजन उस सेल के अंदर सेल डिवीजन होनी है, तो सबसे पहले क्या होगा? उस सेल के अंदर मेटाबॉलिज्म तेज हो जाएगा। मेटाबॉलिज्म तेज होने का मतलब ये है कि उसके अंदर न्यू ऑर्गेनेली बनेगी, उसके अंदर सेल अपना साइज बढ़ाएगा, एंजाइम्स बनाएगा, प्रोटीन्स बनेगी, डीएनए के सब यूनिट इकट्ठे होंगे, यानी कि डीएनए की बेसिस इकट्ठी होंगी, न्यूक्लियोटाइड इकट्ठे होंगे, तो ये सब कौन सी स्टेज कहलाएगी? G1 कहलाएगी। क्लियर? और बाजुकात कुछ सेल ऐसे होते हैं कि वो G1 तो पास आउट कर लेंगे, फिर उनको सामने ये जीन्स एक्टिव हो जाता है कि भाई इसने तो आगे डिवीजन करनी ही नहीं है,
जैसे न्यूरॉन सेल है, एक स्पेसिफिक टाइम लिमिट के बाद, एक स्पेसिफिक अपनी सेल डिविजन्स के बाद ये मजीद डिवीजन नहीं करते, तो ये उसके बाद ये कभी भी डिवीजन नहीं करेंगे। तो ये कौन सी फेज में चले जाते हैं, उनकी इस फेज को जिसमें अब इन्होंने मजीद डिवीजन नहीं करनी, आई लेंस सेल्स हो जाते हैं, तो ये चल जाते हैं जी नॉट में, मतलब नो ग्रोथ। ये कुछ दिनों के लिए भी हो सकता है, कुछ वीक्स के लिए, इवन लाइफ टाइम भी हो सकता है। जीवन में से गुजरने के बाद ये सेल जिसने डिवीजन करनी है ये एस फेज में जाएगा। एस फेज में क्या होगा कि डीएनए सिंथेसाइज होगा, जिस यानी कि अब देखें ना, एक सेल है उसके पास 40 क्रोमोसोम है, अब उससे जो आगे दो सेल बनेंगे उन दोनों में भी 40 क्रोमोसोम जाएंगे। अब जो पहला सेल है उसके पास डीएनए है। आप लोगों में से कोई बताएगा कि एक जनरल जो ह्यूमन सेल है, एक सेल के अंदर कितने बेस पेयर हैं डीएनए के? डीएनए में कितने बेस पेयर्स हैं? चले ऐसे बताएं कि एक ह्यूमन बॉडी में जितना भी डीएनए है इसमें कितने बेस पेयर्स हैं? 23। या एक हमारे सेल के डीएनए में कितने बेस पेयर हैं? 3 बिलियन बेस पेयर है, टोटल हो जाएंगे 6 बिलियन न्यूक्लियोटाइड्स हैं इसमें। ठीक है, तो उसके बाद अब आगे देखें, ये जाएगा एस फेज में। एस फेज में तमाम डीएनए सिंथेसाइज होगा, मतलब डीएनए की मिकदार डबल हो जाएगी। हम कह सकते हैं कि एस फेज में डीएनए की रेप्लिकेशन होती है। ठीक है, अब उसके बाद आगे, अब आगे देखेंगे आप लोग, ये सेल किस में जाएगा? अब देखें, उसमें जब डीएनए की मिकदार डबल हो गई, ठीक है, जब डीएनए की मिकदार डबल हो गई तो क्रोमोसोम की मिकदार भी डबल हो जाएगी, फिर सेल अगली स्टेज में जाएगा। अब G2 के अंदर, G2 के अंदर सेल क्या करेगा? ऐसे प्रोटीन्स को इकट्ठी करेगा, प्रोटीन्स बनेगी, आरएनए बनेगा, यहाँ पे स्पेसिफिक प्रोटीन्स बनेगी जिन्होंने आगे जाके स्पिंडल फाइबर बनाने हैं, जिनके ऊपर क्रोमोसोम ने अटैच होना है। तो ये सारे ये 3 स्टेजेस हैं। उसके बाद वो बता रहा है कि हर फेज की G1 से लेके S फेज है, G2 फेज है, आगे आगे जब इनके अंदर कैरियोकाइनेसिस चलेगी, प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज, टीलोफेज, सब की कितनी कितनी लेंथ है। अब जो एक यीस्ट का सेल है ये 90 मिनट्स के अंदर 1 से 2 में कन्वर्ट हो जाता है, जबकि इंसान का जो सेल है ये 24 घंटों में अपनी सेल डिवीजन को कंप्लीट करता है। माइटोसिस 30 मिनट में चलेगी, G1 फेज 9 आवर में है, S फेज 10 आवर में है, G2 फेज 4.5 आवर्स में कंप्लीट होता है। यानी कि यहाँ पे उन्होंने इंटरफेज का बताया है हमें कि ये वो फेज है जिसमें एक सेल अपने आप को डिवीजन के लिए तैयार करेगा। अब उसकी इस प्रिपरेशन के अंदर डीएनए क्या चीज़ बनाएगा? डीएनए अपने प्रोटीन्स बनाएगा, एनर्जी इकट्ठी करेगा, ऑर्गेनेल्स को बढ़ाएगा, डीएनए क्रोमोसोम की तादाद को डबल करेगा। ये सब चीज़ें इसमें से शामिल होंगी इस इंटरफेज के अंदर। जी, इंटरफेज में से आप लोग अपना कोई भी पॉइंट पूछें। बताएं, मैं उसको फिर एक्सप्लेन करूं, अदरवाइज फिर आगे चलते हैं माइटोसिस पे। सर चेक पॉइंट्स बता दो। क्या चीज है? चेक पॉइंट्स। जी, अब देखिए, आप लोगों ने देखा इंटरफेस में 3 स्टेजेस हैं, उसके बाद फिर माइटोटिक आएगी जिसमें माइटोसिस है, मियासिस है, उनमें फिर आगे डिवीजन की फेजेस आ जाती हैं। तो हर स्टेज के हवाले से डीएनए के अंदर स्पेसिफिक जीन्स मौजूद होते हैं जो सेल डिवीजन के दौरान एक्टिव होके अपना प्रोटीन्स बनाती हैं, वो हर स्टेज को कंट्रोल करती हैं। अगर उन जीन्स में कोई एबनॉर्मेलिटी आ जाती है, म्यूटेशंस आ जाती है, ठीक है, तो वो सेल साइकिल प्रॉपर नहीं चलेगा। अब अगर जैसे माइटोसिस होगा तो 1 से 2 सेल नॉर्मल नहीं बनेंगे, बल्कि अब क्या बनेंगे? एबनॉर्मल्स उसमें सेल बनेंगे।
तो यानी कि स्पेसिफिक जो चेक पॉइंट्स होते हैं असल में ये डी इसमें सेल साइकिल के हर स्टेप्स को कंट्रोल करने वाले ये पॉइंट्स हैं, प्रोटीन से बने होते हैं और उनकी फेट को मेजर करते हैं, फेट को जानते हैं कि इस स्टेप ने चलना कैसे है, इसने आगे प्रोटीन कैसे बनानी है। सर अगर एबनॉर्मेलिटी होगी तो वो रोक देंगे काम को? वो दोनों होंगे, या तो उसको रोक देंगे या फिर एबनॉर्मल तरीके से सेल डिवीजन शुरू हो जाएगी, एबनॉर्मल सेल बनेंगे, ट्यूमर्स बनेंगे। ठीक है सर। और ये जो हमारी सेल साइकिल है ना, इसमें जो स्पेसिफिक जो चेक पॉइंट्स हैं वो 3 है नॉर्मली, एक G1 पे, एक G2 पे और दूसरा हमारे पास देखें जिस वक्त G1 से S फेज में जाते हैं उस वक्त वहां पर चेक पॉइंट काम करते हैं, और जब G2 से M फेज यानी माइटोटिक फेज में जाते हैं उस वक्त ये चेक पॉइंट्स काम करते हैं, और तीसरे पे जब स्पिंडल फाइबर बनते हैं, स्पिंडल फाइबर की असेंबली स्टार्ट होती है उस वक्त ये चेक पॉइंट्स काम करते हैं। यानी कि हमारे सेल साइकिल में कितनी जगहों पर चेक पॉइंट है? 3 जगहों पर। जब G1 से S में एंटर होगा तब, जब G2 से माइटोटिक यानी M फेज में, और तीसरा जब स्पिंडल फाइबर की असेंबली होती है उस वक्त। जी इंटरफेज में से आप लोग अपना पॉइंट पूछें। सर ये जो है जी नॉट फेज में जो सेल इंटर होते हैं कुछ वीक्स के होते हैं जो बिल्कुल चले जाते हैं जी नॉट फेज में, तो वो फिर उनको जरूरत नहीं होती फिर ग्रोथ फेज में जाने के लिए? नहीं, वो बस वहीं पर स्टे करेंगे, वो सेल मैच्योर हो गया, आगे मजीद डिवीजन नहीं करेंगे, वो अपना फंक्शन करते रहेंगे, बस सिर्फ वो डिवीजन नहीं करेंगे, बाकी सारा फंक्शन परफॉर्म करेंगे। ओके सर। आगे माइटोसिस, अब देखें जिस वक्त ये इंटरफेस गुजर जाएगी ना, हालांकि इंटरफेस से पहले ही ये चीजें डिसाइड हो जाती हैं, ठीक है, इसको मैं ऐड कर लूं 1 मिनट जी। अब देखिए ह्यूमन बॉडी अगर हम लोग एज एग्जांपल ले रहे हैं तो हमारी बॉडी के अंदर ना सेल्स की 2 टाइप है, एक वो सेल्स हैं जो हमारी पूरी बॉडी बनाते हैं, एक सेल्स वो हैं जो रिप्रोडक्शन के टाइम प्रोड्यूस होते हैं, रिप्रोडक्शन में पार्टिसिपेट करते हैं, एग सेल और स्पर्म सेल्स। ये 2 जर्म लाइन सेल्स हैं या गैमीट सेल्स इनको कहते हैं, या इनको सेक्स सेल्स भी कहते हैं। और पहले वाले कौन से जो हमारी पूरी बॉडी बनाते हैं, जैसे मसल सेल हैं, बोन के सेल हैं, न्यूरॉन सेल्स हैं, नेफ्रॉन सेल्स हैं, कॉन्ड्रोसाइट है, तरह तरह के सेल्स हैं जिन्होंने हमारी बॉडी बनाई हुई है, तो उनको कहेंगे सोमैटिक सेल। अब जिस वक्त सोमैटिक सेल ने सेल डिवीजन करनी है तो वो माइटोसिस के जरिए होती है, जिस वक्त ये जो जर्म लाइन सेल्स है इन्होंने अपनी सेल डिवीजन करनी होती है तो वो मियासिस के जरिए होगी। ये बात क्लियर हो गई सबको, माइटोसिस और मियासिस बॉडी में कहाँ होगी? यस सर। अब ये पहले बताएगा माइटोसिस का। अब देखें इन दिस टाइप ऑफ सेल डिवीजन विच एंश्योर द सेम नंबर ऑफ क्रोमोसोम in the daughter cell as that in the parent cell. In spite of slight differences, major steps of mitosis are similar in plant as well as in animals. अब देखें एनिमल की बॉडी में भी तो वेजिटेटिव सेल्स हैं, यानी एनिमल की बॉडी में जो सोमैटिक सेल्स हैं जिन्होंने हमारी बॉडी बनाई हुई है, जिनका मैंने अब एग्जाम्पलें ली, ये सारे हमारे वेजिटेटिव सेल हैं। एज कंपेयर अगर हम लोग प्लांट के अंदर देखें
तो उनके जो रूट बनाने वाले सेल है, स्टेम फॉर्मिंग सेल्स हैं, लीफ फॉर्मिंग सेल्स हैं, ब्रांच फॉर्मिंग सेल्स हैं, ऑल आर दीज आर वेजिटेटिव सेल्स। हम इन्हें सोमैटिक सेल, प्लांट के सोमैटिक सेल भी कह सकते हैं। अब देखिए, जब आप लोग किसी प्लांट की, आप लोगों ने पत्ते को तोड़ दिया, ब्रांच को तोड़ दिया, किसी स्टेम को काट दिया, कुछ अरसे के बाद देखेंगे वहां पे न्यू ब्रांच, न्यू पत्ते, न्यू शाखें निकल आती हैं। ऑल दीज इवेंट्स आर ड्यू टू माइटोसिस। क्लियर? अब हम देखेंगे, अब देखिए, जो चीज पहले जैसी थी वैसी ही न्यू बनेगी। जितने क्रोमोसोम नंबर पहले थे, जितना डीएनए पहले था, उससे बनने वाले सेल्स में भी क्या होगा? डीएनए उतना ही होगा। तो ये सारे के सारे किस वजह से हैं? माइटोसिस की वजह से हैं। बात क्लियर हो गई आप लोगों को इस पैराग्राफ की? अगर माइटोसिस किसी डिप्लॉइड सेल में होगी तो आगे बनने वाला डिप्लॉइड होगा। ये हैप्लॉइड सेल में भी होती है तो बनने वाले हैप्लॉइड होंगे। यानी जितने क्रोमोसोम पहले होंगे उतने ही बाद में होंगे। समझ आ गई है बात आप लोगों को? जी, अब आगे चलते हैं। अब देखिए, जी जी पूछे। पूछे अपना क्वेश्चन, आपकी आवाज कट रही है। अगर आपने आपने अगर हैंड फ्री लगाए हुए हैं तो वो उतार दें। जी, कोई और पूछे अपना क्वेश्चन। ये फिर मैं इसे आगे कंटिन्यू करता हूं। हेलो सर, ये जी जो प्रोसेस जी, बोले जल्दी अपना। सर, माइटोसिस सिर्फ यूकेरियोटिक सेल्स में, जी बिल्कुल, यूकैरियोटिक में होगी। यूकेरियोटिक सेल जी जी, जो प्रोकैरियोटिक सेल होते हैं उनमें भी 1 से 2 सेल बनते हैं जिन्हें बाइनरी फिशन कहते हैं। उनमें हम इसे माइटोसिस का नाम नहीं देंगे क्योंकि वहां पर क्रोमोसोम नहीं होते, पहली बात है, सेंट्रियोल नहीं होते, स्पिंडल फाइबर नहीं बनते वहां पर, इसलिए हम उन्हें माइटोसिस का नाम नहीं देंगे। उनको सिंपल बाइनरी फिशन कहेंगे। क्लियर हो गई ये बात आप लोगों को? जल्दी बोलना करें आप लोग, एक तो वेट करवाते हैं, फिर क्यों आप लोगों को पता है कि ये रिकॉर्डिंग पे लगी होती है तो इतना फिर दरमियान में गैप आ जाता है। सर क्लियर है। जी, फौरी बोला करें। अब जो माइटोसिस है, अब ये कंटिन्यूअस प्रोसेस है। अब इसकी 2 फेजेस है। पहली है कैरियोकाइनेसिस और सेकंड क्या है? साइटोकाइनेसिस। कैरियोकाइनेसिस में क्या होगा? 1 से 2 न्यूक्लियस बनेंगे सेल के अंदर। उसके बाद सेल का साइटोप्लाज्म सेल की मेम्ब्रेन डिवाइड करेगी, तो फिर क्या होगा? हर न्यूक्लियस के साइटोप्लाज्म सेल मेम्ब्रेन बन जाएगा। यूं 1 से 2 सेल बन जाएंगे। सबसे पहले कैरियोकाइनेसिस। अब जो कैरियोकाइनेसिस है इसके अंदर क्या होगा कि जो एनिमल सेल है, अब इसमें सबसे पहले सेंट्रियोल डिवाइड करेगा न्यूक्लियस के पास। 1 से 2 सेंट्रियोल बन जाएंगे। बनने के बाद वो दोनों सेंट्रियोल 1 बाय 1 करके सेल के अपोजिट पोल की तरफ माइग्रेट करेंगे और सेल्स के अंदर क्या चीज क्रिएट कर देंगे? बाइपोलैरिटी। ये पहला पॉइंट देखें, सेल के अंदर क्या होगा? सबसे पहले सेंट्रियोल डिवाइड करेगा। अब देखें, आप लोगों के पास ना एक एनिमल सेल है। अब आप लोगों को कैसे पता चलेगा भाई कि इसके अंदर सेल डिवीजन स्टार्ट होने वाली है? सबसे पहले सेंट्रियोल डिवाइड करेगा। 2 सेंट्रियोल बनेंगे जिन्हें हम सेंट्रोसोम कहेंगे। वो डिवाइड करके सेल के अपोजिट पोल की तरफ जाएंगे और सेल के अंदर बाइपोलैरिटी पैदा कर देंगे। फिर यही सेंट्रियोल क्या करेंगे? प्रोटीन्स वगैरह जो इनके पास होंगे, टिबोलिन प्रोटीन्स वगैरह, उनकी ये अरेंजमेंट स्टार्ट कर देंगे और अपने में से
उनको अरेंज करके थ्रेड निकालेंगे, फाइबर्स निकालेंगे जो दूसरे पोल की तरफ मूव करके जाएंगे स्पिंडल शेप में और वो बन जाएंगे माइक्रोट्यूब्यूल्स। देखिए, वन सेट ऑफ आस्ट्रल माइक्रोट्यूब्यूल रेडिएट आउटवर्ड फ्रॉम आस्टर्स, अदर टू सेट ऑफ माइक्रोट्यूब्यूल कंपोज ऑफ स्पिंडल फाइबर। देखिए, सेल के अंदर जो आप लोग स्पिंडल फाइबर बनाते हो सेंट्रियोल से, एक उसकी बैकवर्ड पे स्मॉल साइज की होंगी, बाकी क्या होंगी, एक पोल से निकलकर दूसरे पोल की तरफ जाएंगी, एक मुकम्मल जाएंगी और एक आधी जाएंगी, उनको कहेंगे स्पिंडल माइक्रोट्यूब्यूल्स। और दूसरा जो इनकी बैक साइड से निकलेंगी सेंट्रियोल के छोटी छोटी, उनको कहेंगे आस्ट्रल माइक्रोट्यूब्यूल, वो स्टार शेप्ड होती है। तो ये जो स्पिंडल शेप में जो माइक्रोट्यूब्यूल निकलेंगी, ये कुछ ऐसी होंगी जो एक सेंट्रियोल से दूसरे सेंट्रियोल तक कंप्लीट लेंथ की, वो होंगी काइनेटोकोर स्पिंडल फाइबर। जो शॉर्ट लेंथ में होंगी वो होंगी नॉन काइनेटोकोर स्पिंडल फाइबर्स। ये तीनों मिलकर क्या बनाएंगी, माइटोटिक अपरेटस बनाते हैं न्यूक्लियस के अंदर, न्यूक्लियस साइटोप्लाज्म के अंदर। जी, ये देखें, स्पिंडल फाइबर बनने का सबसे बड़ा काम क्या होता है कि इनके ऊपर क्रोमोसोम ने आके लगना होता है। सेल डिवीजन के दौरान ये क्रोमोसोम को मूव करवाते हैं, हाफ एक पोल की तरफ, हाफ दूसरे पोल की तरफ। तो ये सारी जो मूवमेंट है क्रोमोसोम की सेल डिवीजन के दौरान, वो इन्हीं माइक्रोट्यूब्यूल्स की वजह से होती है। जी, इन 3 पैराग्राफ में से आप लोग अपना पॉइंट पूछें। सर ये जो सेंट्रोसोम होता है इसमें, जी जी बोले, आप लोगों ने सर ये कोई, जो सेंट्रोसोम इसमें, जी जी बोले। तो सर अगर एक सेंट्रोसोम होता है ना इसमें, आवाज तो कट रही सर है अगर आपकी। सर अब आवाज आ रही है? अब साफ आवाज आई है, जी बोले। सर ये जो एक सेंट्रोसोम होता है ना, पेयर होते हैं, पेयर ऑफ सेंट्रियोल होते हैं। उसको सेंट्रोसोम अगर कहते एक हैं। पेयर एक पोल पे अगर होगा, दूसरे पोल पे भी सेंट्रोसोम मूव कर गया एक पोल पे से। फिर आपकी आवाज कट रही है। अब आ रही है? जब आप बोल रहे हैं ना कि अब आ रहे, तब साफ आती, फिर कट जाती है। सर ये जो मैं कह रही हूँ कि ये जो सेंट्रोसोम होते हैं ना, तो जी जी, मतलब अगर पोल से जाएंगे तो कि एक सेंट्रोसोम। जी, जब ये डिवाइड करते हैं ना, तो पेयर बन जाता है, उसको सेंट्रोसोम कहेंगे। एक सेल की इस पोल की तरफ जाएगा, दूसरा दूसरे पोल की तरफ जाएगा। इसलिए जाएंगे कि इन्होंने क्रोमोसोम को सेल के सेंटर में बराबर रख के डिवाइड करना होता है। ये इनका काम है। तो सर हम कह सकते हैं एक पोल पे सेंट्रीओल्स पेयर एक दूसरे पोल पे जी जी, माइग्रेट किया है उसने। बिल्कुल ऐसे ही कहेंगे। क्लियर हो गया? जी सर। सर जो काइनेटिक, आपने फिर वही, आपने हैंड फ्री तो नहीं लगाए हुए? मैंने कहा आपने हैंड फ्री तो नहीं लगाए हुए? नहीं सर। फिर ये आवाज क्यों कटती है? सर नेटवर्क इशू है हमारे यहाँ बहुत ज्यादा, इसीलिए। अब आगे है जो कैरियोकाइनेसिस है, इसकी 4 फेजेज है। पहली है प्रोफेज, दूसरी है मेटाफेज, तीसरी है एनाफेज और चौथी है टीलोफेज। तो अब ये सारा कंटिन्यूअस प्रोसेस है। सबसे पहले प्रोफेज है।
इसको देखेंगे प्रोफेज क्या चीज है। अब ये जो प्रोफेज है इसमें सबसे पहले क्या होगा, ये नॉन डिवाइडिंग फेज है अभी भी, जो कि इंटरफेस था हमारा, उसमें क्रोमोसोम डबल हुए थे लेकिन क्रोमोसोम विजिबल नहीं हुए थे। जब हम लोग स्टेज आ जाती है प्रोफेज की, इसमें क्रोमोसोम की यानी क्रोमोसोम की कंडेंसेशन स्टार्ट हो जाती है और वो बाकायदा जैसे हम एक्स शेप में बनाते हैं क्रोमोसोम को, उसमें ये बाकायदा नजर आना शुरू हो जाएंगे। तब हम इनकी कंडेंसेशन होगी, मजीद फोल्डिंग होगी क्रोमोसोम की, ये क्रोमोसोम बाकायदा नजर आना स्टार्ट हो जाएंगे। ये अपनी लेंथ कितनी होगी इनकी 0.25 माइक्रोमीटर से लेके 50 माइक्रोमीटर तक प्रोफेज की बिगिनिंग में। अब जो क्रोमोसोम होंगे ये मोर थिक होके विजिबल हो जाएंगे। हर क्रोमोसोम के पास 2 क्रोमेटिड होंगे और दोनों क्रोमेटिड एक दूसरे के साथ सेंट्रोमेयर के से जुड़े हुए होंगे। सेंट्रोमेयर जो प्रोटीन होगी, फिर उसके बाद ये क्या होगा, न्यूक्लियर इन्वेलप टूटना शुरू हो जाती है, न्यूक्लियोलाइड डिसअपीयर हो जाता है, ये साइटोप्लाज्म में चला जाता है और माइटोटिक अपरेटस अपने आप को ऑर्गेनाइज करेगा, साइटोप्लाज्म थोड़ा सा थिक हो जाता है। ये पहले फेज की चेंजेस हैं, यानी कि कैरियोकाइनेसिस जब स्टार्ट होगी प्रोफेज से तो इसमें क्या काम होगा, देखें क्रोमोसोम ने डिवाइड होना है। अब तो क्रोमेटिन सुकड़कर क्रोमोसोम बनाएगा, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन डिसअपीयर, न्यूक्लियोलाइड डिसअपीयर हो जाएगा। तो ये इसमें मेजर चेंजेस आती हैं जी। इसको आप लोग रीड करें प्रोफेज को, इसमें से फिर अपना पॉइंट पूछें। समझ आ रही है आप लोगों को प्रोफेज? जी सर। जिसको रीड सर करें। क्रोमेटिड, क्या पूछा आपने? सर क्रोमेटिड्स का बताओ। क्रोमेटिड्स, ये जो हम क्रोमोसोम को नहीं बनाते एक्स की शक्ल में, वो जो 2 उसके आर्म बनाते हैं उनको क्रोमेटिड कहते हैं। समझ आई ये बात? जी सर। ये वाले ये सर जो काइनेटोकोर ये देखिए, और ये है ये एक क्रोमेटिड है, ये 2 क्रोमेटिड है। जब क्रोमोसोम बकायदा एक्स की शक्ल में आता है तो ये एक दूसरे के साथ सेंट्रोमेयर से जुड़े होते हैं। सेंट्रोमेयर क्लियर है आपको? जी सर। सेंट्रोमेयर के ऊपर एक और प्रोटीन होती है, उसका नाम है काइनेटोकोर प्रोटीन। इस प्रोटीन की मदद से क्रोमोसोम स्पिंडल फाइबर के ऊपर जाके लगते हैं। ये सेकंड भी रीड करें आप लोग अभी, मेटाफेज क्या है। सवाल पूछे मैं फिर एक्सप्लेन करता हूं। सर प्राइमरी कंस्ट्रक्शन मैट्रिक्स में बताओ। देखिए जिस वक्त आप लोग ना क्रोमोसोम बनाते हो, सेंट्रोमेयर से जब पूरा क्रोमेटिड बनाओगे, सेंट्रोमेयर के करीब से वो सिकुड़ा हुआ हिस्सा होता है, उसे कहते हैं प्राइमरी कंस्ट्रक्शन। सेंट्रोमेयर के करीब जो क्रोमेटिड का हिस्सा होता है उसे कहते हैं प्राइमरी कंस्ट्रक्शन। और सेंट्रोमेयर के ऊपर एक और एरिया होता है, एक और प्रोटीन होती है, उसका नाम होता है काइनेटोकोर जी।
सर फिर सेकेंडरी कंस्ट्रक्शन, सर इसमें नहीं बनी। सेकेंडरी कंस्ट्रक्शन वो जो क्रोमोसोम जहां जाके एंड होता है ऊपर जाके आर्म के, वहां से फिर वो थोड़ा सा क्या होता है, कंस्ट्रिक्टेड एरिया होता है टिप पे जाके, वो सेकेंडरी कंस्ट्रक्शन। सर काइनेटोकोर और नॉन काइनेटोकोर के बारे में बता दें। देखें काइनेटोकोर और नॉन काइनेटोकोर। अब ये देखें आप लोग ना कि एक शायद डायग्राम में आ जाए, ये डायग्राम में देखें सबसे पहले, देखें ये जो स्पिंडल फाइबर है एक सेंट्रोसोम से दूसरे सेंट्रोसोम तक पहुंचे हुए हैं, नजर आ रहे हैं जिनके ऊपर ये क्रोमोसोम लगे हुए हैं। जी सर नजर आ रहे हैं। ये जो कंप्लीट लेंथ वाले स्पिंडल फाइबर है ना, ये काइनेटोकोर स्पिंडल फाइबर है। और कुछ स्पिंडल फाइबर ना शॉर्ट लेंथ के होते हैं, यहाँ पे दिखाए नहीं गए, वो सेंट्रोसोम से निकलेंगे बस यहाँ तक, हाफ हाफ तक आते हैं बस, वो है नॉन काइनेटोकोर। तो जो क्रोमोसोम इनके ऊपर लगेंगे वो काइनेटोकोर स्पिंडल फाइबर के ऊपर जाके अटैच होते हैं। सर इसमें हर काइनेटोकोर के साथ 2 फाइबर्स अटैच होंगे ना? जी बिल्कुल। देखें ना, जब ये अब देखें ये जो हमारे पास प्रोफेज थी, इसमें जो क्रोमेटिन था वो सेल के सेंटर में था, कंडेंसेशन स्टार्ट होगी, क्रोमोसोम बन जाएंगे। फिर क्या होगा, ये क्रोमोसोम ना सेल के सेंटर की तरफ मूव करेंगे, तमाम यानी कि सेंटर में ऊपर नीचे की तरफ। तो फिर हर दोनों सेंट्रोसोम से स्पिंडल फाइबर आएंगे, काइनेटोकोर स्पिंडल फाइबर जिनको कहेंगे, वो आके क्रोमोसोम की सेंट्रोमेयर के ऊपर जो काइनेटोकोर प्रोटीन थी उसके ऊपर आके वो अटैच हो जाती हैं। यूं हम कहेंगे जो क्रोमोसोम होते हैं वो काइनेटोकोर स्पिंडल फाइबर के ऊपर आके लग जाते हैं। तो हर एक क्रोमोसोम को कितने काइनेटोकोर स्पिंडल फाइबर आके जोड़ते हैं, दो, एक इस पोल से आएगा, दूसरा दूसरे पोल की तरफ से आएगा। और यूं तमाम क्रोमोसोम सेल के सेंटर में अलाइनमेंट हो जाती है और उनकी इस अलाइनमेंट को मेटाफेज प्लेट कहते हैं। समझ आई ये बात? जी सर। उसके बाद जब ये तमाम क्रोमोसोम सेल के सेंटर में अरेंज हो जाएंगे, मेटाफेज प्लेट और मेटाफेज प्लेट बन जाती है। अब आपको पता है कि हर एक क्रोमोसोम को एक काइनेटोकोर स्पिंडल फाइबर इस पोल से आया, दूसरा दूसरे पोल से आया। तो अब ये क्या करेंगे, ये जो स्पिंडल फाइबर हैं दोनों पोल वाले, ये क्रोमोसोम को अपनी अपनी तरफ खींचेंगे, राइट वाला राइट साइड पे खींचेगा, लेफ्ट वाला लेफ्ट साइड की तरफ खींचेगा। तो इससे क्या होगा, एक प्रेशर डेवलप होगा, एक फोर्स डेवलप होगी, जिससे जो क्रोमोसोम होगा ये दो क्रोमेटिड में टूट जाता है। एक क्रोमेटिड इस पोल की तरफ जाएगा, दूसरा क्रोमेटिड दूसरे पोल की तरफ जाएगा। तो हम कहेंगे कि इस क्रोमोसोम की इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन हो गई है। सर अगर इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ना हो तो फिर सर?
इसको कहेंगे नॉन डिसजंक्शन। और आगे जो सेल में क्रोमोसोम पूरे आधे से मतलब कम या ज्यादा होंगे तो उससे क्या होगा, एबनॉर्मेलिटी पैदा होगी। सर मतलब जो आप नॉर्मलिटीज के ज्यादा चांस एनाफेज में ही होते हैं ना? जी बिल्कुल, और खास तौर पे कौन सी एनाफेज, मियासिस की। जी सर। जी सर मियोसिस में जो है हाफ सिस्टर क्रोमेटिड्स ट्रेवल करेंगे ना ईच पोल पे? जी जी, आधे इस तरफ जाएंगे आधे इस तरफ जाएंगे सेल के। जी। समझ आ गई है ना फेज की। तो ये आधे आधे डिस्ट्रीब्यूट हो जाएंगे। जब ये क्रोमोसोम यानी क्रोमेटिड आधे इस पोल की तरफ जाएंगे सेल के, आधे दूसरे पोल की तरफ जाएंगे, तो इससे क्या होगा कि अब दोबारा से वही प्रोसेस स्टार्ट हो जाएगा जो जो कि प्रोफेज में हुआ था, प्रोफेज के उल्ट। ये क्रोमोसोम डीकंडेंस होकर क्रोमेटिन बना लेंगे, न्यूक्लियोलाई रीअपेयर हो जाएगा, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन दोबारा बन जाएगी और यूं क्या हो जाएगा, दो न्यूक्लियस बन जाएंगे। अब देखें, अगर सेल में पहले 46 क्रोमोसोम थे, जब वो G1 के बाद एस फेज में गया तो 46 के बजाय कितने हो गए, 92। अब जब वो एनाफेज में आया, प्रोफेज मेटाफेज को गुजार के एनाफेज में, वो 92 क्रोमोसोम आधे आधे हो गए, आधे इधर चले गए आधे उधर, मतलब 46 इधर 46 उधर चले गए। तो यूं क्या हो जाएगा, दो, अब देखें कितने न्यूक्लियस बन गए, ये दो न्यूक्लियस बन गए 40 क्रोमोसोम के। अब उसके बाद इनमें स्टार्ट हो जाएगी साइटोकाइनेसिस। साइटोकाइनेसिस में क्या होगा कि सेल, एक सेल का साइटोप्लाज्म तकसीम होगा। अब न्यूक्लियस तो तकसीम हो चुका है, अब साइटोप्लाज्म तकसीम होगा और दो सेल बनेंगे। साइटोकाइनेसिस में क्या होगा कि जो स्पिंडल फाइबर वगैरह थे, एक्टिन मायोसिन प्रोटीन्स वगैरह, अब सबसे पहले हम बात करेंगे एनिमल सेल की कि भाई एनिमल सेल कैसे डिवाइड करेगा एक से दो में। एनिमल सेल एक से दो में डिवाइड ऐसे करेगा कि एक सेल के अंदर दो क्या चीज से न्यूक्लियस है, तो वो जो एक्टिन और मायोसिन जो कंट्रैक्टाइल प्रोटीन है, ये क्योंकि ये कंट्रैक्शन में हिस्सा लेती है, तो ये सेल मेम्ब्रेन को ये सेल के सेंटर में आएंगी और सेल मेम्ब्रेन को अपनी तरफ खींचेंगी, और अपनी तरफ इतना खींचेंगी कि वो सेल मेम्ब्रेन के दोनों सिरे आपस में मिलकर डिसॉल्व कर जाएंगे और दो सेल बन जाएंगे ऐसे, एक लेफ्ट पे एक राइट पे। इसके मुकाबले में जो प्लांट सेल है, प्लांट सेल में क्या होगा कि जो उनकी जो गोल्जी बॉडीज हैं, खास तौर पे वहां से आते हैं वेजिकल। क्या आएंगे, वेजिकल आएंगे, वो सेल के सेंटर में आके इकट्ठे हो जाएंगे। देखें, अब देखें वो सेल के, देखें गोल्जी बॉडी से वेजिकल आते हैं, वेजिकल सेल के सेंटर में आके डिसॉल्व होकर ना एक मेम्ब्रेन बना लेंगे, उसको कहते हैं फ्रैगमोप्लास्ट मेम्ब्रेन, और वो सेल को दो हिस्सों में डिवाइड कर देता है, दो डॉटर सेल्स के अंदर। अब इन वेजिकल के अंदर असल में क्या होता है, सेलुलोज और पेक्टिन होता है, और यही बाद में जाके सेल वॉल बनाती है। जी, साइटोकाइनेसिस को देखें, अपना सवाल पूछें, एनिमल सेल में साइटोकाइनेसिस कैसे हुई, प्लांट सेल में साइटोकाइनेसिस कैसे हुई। सर ये जो है प्लांट सेल्स है इसमें एक ट्यूब्यूलन प्रोटीन्स भी तो होती है ना? वो तो स्पिंडल फाइबर बनाएंगे। अच्छा ठीक है सर, समझ आ गई। जी, बाकी जो फ्रैगमोप्लास्ट हैं वो ये बनाएंगे, क्या कहते हैं इनको, फ्रैगमोप्लास्ट मेम्ब्रेन बनाएंगे, ये वेजिकल, तो ये बाद में जाके सेल वॉल बना लेती है।
समझ आ गई आप लोगों को साइटोकाइनेसिस इन एनिमल सेल एंड प्लांट सेल? यस सर, आगे प्लांट सेल्स का बता दें फिर। प्लांट सेल का मैंने ये कहा कि प्लांट सेल में जो सेल मेम्ब्रेन जब एक से दो सेल बन जाएंगे, सेल के सेंटर में प्लांट सेल के वेजिकल गाल्जी बॉडी से वेजिकल निकलेंगे, वो वेजिकल वन बाय वन करके प्लांट सेल के सेंटर में आके इकट्ठे हो जाएंगे, आपस में फ्यूज होंगे, तो सेल के सेंटर में एक मेम्ब्रेन बन जाएगी, उस मेम्ब्रेन का नाम होगा फ्रैगमोप्लास्ट मेम्ब्रेन, और वो यूं एक से दो सेल बन गए। अब देखें ना, जैसे एक घर है उसको दो हिस्सों में डिवाइड करना है, तो दरमियान में दीवार बना दें ईंटों की, यानी जो वेसिकल होंगे फ्यूज होके दरमियान में एक मेम्ब्रेन बना लेंगे। सर समझ आ गई इसकी। अब आगे इंपॉर्टेंस ऑफ माइटोसिस पढ़ें आप लोग, इसे क्या चीज है ये। जी पढ़ लिया आप लोगों ने इसे? जी सर। सिर्फ टिश्यू कल्चर एंड ये जो क्लोनिंग है सर, इसमें माइटोसिस कैसे हेल्प करती है? अब देखें, आपने ना एक प्लांट का स्मॉल पार्ट लिया, एक टिश्यू लिया, ठीक है, क्लियर। उस टिश्यू को जब आप लोगों ने कल्चर मीडियम में रखा लेबोरेटरी में, उसमें ग्रोथ हार्मोन न्यूट्रिशन वगैरह सब डाले, तो उस टिश्यू के सेल क्या करेंगे, माइटोसिस करेंगे, माइटोसिस करके सेल्स की तादाद में इजाफा होगा, ग्रुप ऑफ सेल्स बनेगा कैलस, जिसे कैलस कहते हैं। फिर रूट बनाने वाले हार्मोन उसमें से रूट बनाएंगे, शूट बनाने वाले हार्मोन शूट बनाएंगे, और इस तरीके से उस टिश्यू से क्या होगा, एक प्लांट डेवलप करेगा। अब जो एक नया प्लांट जो डेवलप कर रहा है सीडलिंग, अब देखिए वो जो वो किस तरह बन रहे हैं। देखिए सबसे पहले आपने जो टिश्यू डाला उसके अंदर, मिसाल के तौर पर उस टिश्यू के अंदर कोई 50 सेल्स थे। अब वो अब देखिए जितना मर्जी खुराक डाल दें आप लोग उसको, ग्रोथ हार्मोन दें, और वो माइटोसिस करके सेल्स में इजाफा ना करे, वो तो 50 यानी 100 साल के तौर पर उसके 100 सेल थे, वो तो 100 सेल ही रहेंगे ना। उसमें जब माइटोसिस होगी 100 से 200 बनेंगे, और इस तरीके से क्या होगा सेल्स की तादाद बढ़ती जाएगी और वो एक पूरी बॉडी बनती चली जाएगी। ये होता है इसके अंदर।
जी सर। जी, और पूछें अपने सवाल। इंपॉर्टेंस ऑफ माइटोसिस में देखिए, जितने भी ऑर्गेनिजम्स के अंदर जो ग्राफ्टिंग के बाद हम कोई भी टिश्यू कल्चर टेक्निक है, रीजनरेशन है, कोई वाउंड आ गया बॉडी के ऊपर, कोई पार्ट्स वगैरह दोबारा डेवलप होना है, तो ये सब किस वजह से है? माइटोसिस की वजह से है कि भाई सेल्स की तादाद बढ़ती है और वो स्ट्रक्चर दोबारा बन जाता है। क्लियर ये आप लोगों को? जी सर। उसके बाद एक अनकंट्रोल सेल डिवीजन। अब आप लोगों को मैंने बताया था ना कि वो जो स्पेसिफिक चेक पॉइंट्स होते हैं, अगर स्पेसिफिक जो उनके चेक पॉइंट्स हैं उनके जीन्स एबनॉर्मल हो गए, उनमें कोई म्यूटेशन हो गई, तो अब सेल डिवीजन कंट्रोल तरीके से नहीं चलेगी। देखिए, जब माइटोसिस कंट्रोल तरीके से चल रही थी तो एक से दो सेल बनते हैं, अब वो एक से दो सेल नहीं बनेंगे बल्कि मैनी सेल्स बनेंगे। अब जो वो जो मैनी सेल्स बनेंगे वो सब क्या होंगे? एबनॉर्मल सेल्स होंगे। अब एबनॉर्मल सेल्स की जो सेल डिवीजन है उसे एबनॉर्मल सेल डिवीजन का नाम देंगे। वो जो अब एबनॉर्मल सेल डिवीजन है अनकंट्रोल्ड, इसी को कैंसर का नाम देते हैं। अब जहां पर एबनॉर्मल सेल डिवीजन हुई है, एबनॉर्मल सेल्स बने हैं, उनके गुच्छे को ट्यूमर कहेंगे, उनके क्लस्टर को, ग्रुप को क्या कहेंगे? बस नहीं है। उसको आवाज आ रही है? मैंने कहा आवाज आ रही है मेरी? हेलो? सर आपकी आवाज बिल्कुल नहीं आ सर रही। नहीं आ रही। आवाज आ रही है अब मेरी? यस सर आ रही है। यस सर। जी। अब वो जो एबनॉर्मल सेल डिवीजन होगी ना, एबनॉर्मल सेल डिवीजन ने, तो एबनॉर्मल सेल जो बने हैं उनके क्लस्टर को, उनके गुच्छे को क्या कहेंगे? ट्यूमर का नाम देंगे। अब जिस जगह पर एबनॉर्मल सेल डिवीजन हुई है और वो ट्यूमर वहीं पर ही बना है और वहीं रहेगा, तो इसे कहेंगे बिनाइन ट्यूमर। अगर एक जगह पे मिसाल के तौर पर हाथ के सेल्स में, हाथ के सेल्स में एबनॉर्मल सेल डिवीजन हुई, ट्यूमर बना और वो ब्लड के जरिए बॉडी की अदर पार्ट्स में मूव कर गया, तो ऐसे ट्यूमर को कहेंगे मैलिग्नेंट ट्यूमर। और मैलिग्नेंट ट्यूमर ज्यादा मतलब खतरनाक होता है। समझ आई है आप लोगों को? आप लोग इसको रीड करें। इस जी सामने जो सर। स्क्रीन पे नजर आ रहा है आप लोगों को, ये वाला, ये जो पहले दो पैराग्राफ है मेटास्टेसिस तक, हाँ, जहां पर बिनाइन ट्यूमर बना और वो अदर जगह पर मूव करके चला गया, तो इसकी मूवमेंट को हम कहेंगे भी बीमारी फैल रही है बॉडी में, इसको कहेंगे मेटास्टेसिस। ये पहले दो पैराग्राफ रीड करें, इसमें से आप लोग अपना पॉइंट, अपना क्वेश्चन पूछें। सर फिर मैलिग्नेंट ट्यूमर और इसमें मेटास्टेसिस में क्या फर्क है सर? सर उसमें भी तो सेल फैल रहे होते हैं ना? मेटास्टेसिस है उस प्रोसेस का नाम जिसमें ये फैल रहे होते हैं। फैलने वाले को मैलिग्नेंट ट्यूमर कहेंगे और इनके फैलने के प्रोसेस को मेटास्टेसिस कहेंगे। समझ आई? जी सर। सर फर्स्ट पैरा की लास्ट लाइन बता दें, ये हार्मोन लाइक सिक्रीशंस।
अब देखें इसमें, the cell in this type usually behave like normal cells and have little deleterious effect only due to either its interference with normal cells or its hormone like secretion. अब ये जो बिनाइन होंगे ना, जिस जगह पे ये बनेंगे, ये अपनी वाली जो इनकी जगह होगी उसको आसपास के जो नॉर्मल सेल्स होंगे उनको ये नुकसान पहुंचाते हैं, लेकिन इतना ज्यादा नुकसान नहीं पहुंचाते। ये जो बिनाइन ट्यूमर होंगे ये ज्यादा वेल डिफरेंशिएट नहीं होते ये सेल्स। पहली बात तो ये है, इनका इंटरफेरेंस अपने जैसे एबनॉर्मल सेल्स या आसपास के कुछ नॉर्मल सेल्स के साथ होता है, तो ये इतना ज्यादा इफेक्टिव नहीं होता। जी, और पूछें आगे। सर प्रोलिफरेशन का क्या मतलब है? फैलाओ। प्रोलिफरेशन का मतलब ये है फैलना, आगे मूव करना। ठीक है सर, यहाँ तक क्लियर है। जी, और पूछें। सर क्लियर है, नेक्स्ट चल रही। जी, अब उसके बाद देखें मेटास्टेसिस है नीचे। अब ये जो कैंसर सेल्स होंगे, मतलब जिनके एबनॉर्मल सेल्स हैं, ठीक है, कि एबनॉर्मल सेल नॉर्मल सेल से कैसे डिफरेंशिएट होते हैं, कैसे उनसे डिफरेंट होते हैं। अब देखें ये जो एबनॉर्मल सेल्स होंगे इनकी डिवीजन पावर भी बहुत ज्यादा होती है, ठीक है। अब इनकी डिवीजन पावर ज्यादा होती है क्योंकि ये अब ये इनको जो जीन्स ने कंट्रोल करना था वो एबनॉर्मल हो चुका है। इनका जो न्यूक्लियस टू साइटोप्लाज्मिक रेशियो होता है ये भी ज्यादा होगी। इनका न्यूक्लियोलाई भी प्रोमिनेंट होगा। मतलब कहने का ये है कि न्यूक्लियस सेल्स का ज्यादा हिस्सा कवर करता है एबनॉर्मल तरीके से, तो वो फिर क्या करेगा, डिविजन्स को भी इनहांस कर देता है नॉर्मल रेट से भी ज्यादा। तो ये इनका सबसे बड़ा एक फीचर है। दूसरा फीचर ये है इसके अंदर कि इनके अंदर जो म्यूटेशंस है सेल्स को रेगुलेट करने वाले जीन्स के अंदर, इनकी जो म्यूटेशन है वो 3 से लेके 20 टाइम ज्यादा हो जाती है म्यूटेशन। तो फिर क्या होगा, जो न्यूक्लियस का रेशो होगा साइटोप्लाज्म के मुकाबले में वो बढ़ता जाता है और सेल एबनॉर्मल डिवीजन को ज्यादा तेजी से बढ़ा देता है अपनी। तो इससे भी क्या होगा, ये कैंसर सेल का पता चलाया जा सकता है। एक तो न्यूक्लियस टू साइटोप्लाज्मिक रेशो, तीसरा नंबर ऑफ म्यूटेशंस, और नंबर 4 पर क्या चीज आ जाती है इसके अंदर, इनकी जो प्रोलिफरेशन की पावर है वो भी बहुत ज्यादा होती है। जी, ये थे इसके 3-4 पॉइंट कैंसर सेल्स के। आगे हमारी आ जाएगी मियोसिस। मियोसिस क्या चीज है,
इसमें जो सेल डिवीजन होगी, जो आगे डॉटर सेल बनेंगे, वो उनके अंदर क्रोमोसोम की तादाद नॉर्मल के मुकाबले में ज्यादा होगी। एक मिनट, सॉरी, ये जो हमारा जर्म लाइन सेल होगा जिसके अंदर मियासिस होगी, मियासिस के नतीजे में जो डॉटर सेल बनेंगे वो तादाद में ज़्यादा होंगे, लेकिन क्रोमोसोम उनके पास क्या होगा, पेरेंट सेल के मुकाबले में हाफ होंगे। इसलिए इनको क्या कहते हैं, हेप्लॉइड सेल्स कहते हैं। अब प्लांट के अंदर स्पोर मियासिस से बनते हैं और जानवरों में गैमीट मियासिस से बनते हैं। अब ये जो मियासिस है ये 2 बार चलती है, मियासिस 1 एंड मियासिस 2। मियासिस 1 में जो सबसे पहला फेज आएगा, हाँ देखें, चाहे माइटोसिस है या मियासिस है, पहले जो इंटरफेज चलनी है वो सब में सेम चलनी है। उसके बाद आएगी मियासिस 1 की जो पहली प्रोफेज होती है, प्रोफेज 1। प्रोफेज 1 क्या होगी, है बाकी तमाम स्टेजेस से थोड़ा लेंथी फेज होती है, इसमें काफ़ी सारी मेजर चेंजेस आती हैं। मियासिस 1 की जो सबसे पहले हमारे पास फेज आएगी उसका नाम है लेप्टोटीन। लेप्टोटीन क्या होगा कि देखें, ये जो लेप्टोटीन है ये प्रोफेज की फेज है। इस फेज में क्या होगा कि क्रोमेटिन मटेरियल कंडेंसेशन करके ठीक हो जाएगा, शॉर्ट हो जाएगा, विजिबल हो जाएंगे, और एक जैसे क्रोमोसोम, मार्फोलॉजिकली सेम क्रोमोसोम को होमोलोगस क्रोमोसोम कहते हैं। ये एक अपने जैसे दूसरे पेयर के सामने की तरफ मूव करना स्टार्ट कर देते हैं। ये पहली फेज है लेप्टोटीन। जाइगोटीन में क्या होगा कि जो होमोलोगस क्रोमोसोम है, मार्फोलॉजिकल लेंथ वाइज सेम क्रोमोसोम है, ये एक दूसरे की तरफ मूव करते हैं और एक दूसरे के साथ पेयर बना लेते हैं। इनकी इस तरह से जो पेयर बनाते हैं इसे कहते हैं साइनेप्सिस। और इसमें क्या होगा कि हर क्रोमोसोम के साथ दूसरा क्रोमोसोम होगा, यानी कि दो क्रोमोसोम इकट्ठे होंगे, बाइवेलेंट। और तीसरा नाम क्या है इसका, इसको कहेंगे टेट्राड। कि देखें, अब देखें ना, एक क्रोमोसोम के पास 2 क्रोमेटिड है, जब एक जैसे 2 क्रोमोसोम इकट्ठे होंगे, क्रोमोसोम तो 2 होंगे लेकिन क्रोमेटिड कितने होंगे, 4, इसको कहेंगे टेट्राड। फिर उसके बाद बड़ी अहम स्टेज है कि देखिए होमोलोगस क्रोमोसोम एक दूसरे के साथ इकट्ठे हुए हैं लेंथ वाइज, तो इनकी एक से ज्यादा जगह आपस में डिसॉल्व हो जाती हैं, उन जगहों को कहेंगे हम लोग क्यास्मेटा। फिर एक क्रोमोसोम का क्रोमेटिन मटेरियल दूसरे में, दूसरे वाले के जीन्स पहले वाले में मूव करके आएंगे, रिशफलिंग ऑफ जीन्स है ये, तो इसको कहेंगे हम क्रॉसिंग ओवर। अब इसका फायदा क्या होगा कि इन क्रोमोसोम के क्रोमेटिड्स में जो जीन्स थे वो मूव करके गए हैं, उनकी रेशो इन्हांस हुई है, जेनेटिक रिकम्बिनेशंस बने हैं। तो ये सारा काम कहाँ पर होगा, पैगेटीन स्टेज में। नंबर 4 पे आ जाएगा हमारे पास डिप्लोटीन। डिप्लोटीन में क्या होगा, क्रोमोसोम जो एक दूसरे के साथ क्यास्मेटा वाली जगहों से जुड़े रहेंगे, बाकी जगहों से एक दूसरे से रिपेल होना शुरू हो जाएंगे। लास्ट पे आएगी डायकाइनेसिस। अब इसमें क्या होगा, क्रोमोसोम की जो कंडेंसेशन है वो बढ़ जाती है और एक जैसे क्रोमोसोम एक दूसरे से सेपरेट होना शुरू हो जाएंगे, उनकी सेंट्रोमेयर दूसरे क्रोमोसोम की सेंट्रोमेयर से दूर होगी, लेकिन वो जो लेंथ वाइज आपस में जुड़े थे क्यास्मेटा वाली जगह से, अभी भी वहां पे वो जुड़े हुए होंगे। जी, इसमें से अपना पॉइंट पूछे प्रोफेज 1 में से। जी सर माइटोसिस भी इंटरफेज हुई थी तो वहां पे भी 2 क्रोमोसोम्स बने थे, होमोलोगस क्रोमोसोम्स, तो वहां पे भी हम टर्म ये क्यों नहीं यूज कर रहे थे होमोलोगस वाली, इसको सिर्फ हम मियोसिस में क्यों यूज कर रहे हैं? जो माइटोसिस थी ना, वहां पे होमोलोगस ने एक दूसरे के साथ पेयर नहीं बनाया, तभी हम उसे होमोलोगस के हवाले से बयान नहीं करेंगे। वहां पर वो उन क्रोमोसोम की पेयरिंग ही नहीं होती, यहाँ पर बाकायदा उनकी पेयरिंग हुई है, और वो होमोलोगस क्रोमोसोम एक का जो दूसरा पेयर होगा वो दोनों पेयर एक दूसरे के सामने आके इकट्ठे हुए। इस तरह का केस पुरुष में नहीं है माइटोसिस में, वहां पे होमोलोगस नहीं बनते, होमोलोगस का पेयर वगैरह नहीं बनता।
ठीक है सर। अब आगे ये वाली आप लोग रीड करें मेटाफेज को। अब याद रखिएगा यहाँ पे दो दो क्रोमोसोम आपस में पेयर बना के इकट्ठे हुए हैं और उनका पेयर कहां से जुड़े हुए हैं क्रोमोसोम दूसरे से, क्यास बेटा वाली जगहों से। मेटाफेज 1 रीड करें और पूछें यही पूरा होमोलोगस पेयर क्रोमोसोम क्या करेगा, वो उन स्पिंडल फाइबर के ऊपर जाके अटैच हो जाएगा। सर डिप्लोटीन के बारे में बता दें। देखिए जिस वक्त दो क्रोमोसोम आपस में इकट्ठे हुए, ठीक है, आपस में इकट्ठे हुए, जब ये आपस में इकट्ठे होते हैं तो सेंट्रोमेयर के अलावा लेंथ वाइज आपस में जुड़े हुए थे, एक से ज्यादा जगहों पर ये जुड़े होते हैं। जब डिप्लोटीन की स्टेज आएगी, क्रॉसिंग ओवर कर ली उन्होंने, तो ये एक क्रोमोसोम दूसरे क्रोमोसोम से दूर होना शुरू हो जाएगा, तो सेंटर से वो खींचे चले जाते हैं अपोजिट, लेकिन ऊपर वाले क्रोमोसोम की जगहों पर क्या होते हैं, वो जुड़े रहते हैं। समझ आ गई आप लोगों को? मेटाफेज एनाफेज जी में से सर। आप लोग अपना पॉइंट पूछें। पहले मेटाफेज। जी सर मेटाफेज इसमें जो एनाफेज, एनाफेज में से क्वेश्चन पूछना आप लोगों ने कोई। सर मेटाफेज में से है ना, इसमें जो मेटाफेज प्लेट बनेगी सर, तो इसमें जो उसमें आएगा एक होमोलोगस पेयर ही आएगा ना क्रोमोसोम का। जी बिल्कुल होमोलोगस पेयर आएगा। और सर जब एनाफेज में ये होंगे तो सर एक साइड पे पूरा क्रोमोसोम ही एक जाएगा ना। जी बिल्कुल। ओके सर। समझ आ गई आप लोगों को? मेटाफेज 1 एनाफेज 1। जी सर आ गई। उसके बाद जो टीलोफेज है ये बिल्कुल वैसे ही है जैसा कि मेटाफेज में थी। वो दो न्यूक्लियस अपोजिट पोल पे जाएंगे, जाके वो अपना यानी कि डीकंडेंसेशन करेंगे, क्रोमोसोम से क्रोमेटिन बनेगा, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन बनेगी दोबारा, वो इनको कवर कर लेगी। समझ आ गई है? जी सर आ गई। उसके बाद मियासिस 2 है। मियासिस 2 देखें, अब जो दो, अब देखें एनाफेज 1 में वो जो होमोलोगस पेयर था जो ऊपर नीचे वाली जगहों से जुड़ा हुआ था, तो एनाफेज 1 में होमोलोगस क्रोमोसोम की सेपरेशन होगी और होमोलोगस क्रोमोसोम की सेपरेशन की वजह से इनको क्या कहते हैं, समझ आइए? जी सर। अब जो ये मियासिस 2 होगी, ये अब देखें दो दो सेल बन गए मियासिस 1 के बाद 46 क्रोमोसोम के। ठीक है, अब आ गया क्या चीज है, ये हमारे पास मियासिस 2 में भी वही सेम स्टेप होंगे सारे। प्रोफेज 2, मेटाफेज 2, एनाफेज 2 और टीलोफेज 2। सर मियोसिस 2 तो जस्ट लाइक माइटोसिस की तरह ही होती है ना। बिल्कुल वैसे होती है। रीडिंग करें मियासिस 2 वाले पैराग्राफ को, इसमें से आप लोग अपना पॉइंट पूछें।
समझ आ गया आप लोगों को मियासिस 2 की। अब आगे मियासिस की इंपॉर्टेंस बता रहा है कि मियासिस की इंपॉर्टेंस ये है कि जो क्रॉसिंग ओवर होती है, जीन्स के नए नए कॉम्बिनेशन बनते हैं, ये सब किस वजह से है? मियासिस की वजह से है। मियोटिक एरर, नॉन डिसजंक्शन। अब ये वही है कि स्पिंडल फाइबर क्रोमोसोम को अपने अपने पोल की तरफ खींचते हैं, तो प्रॉपर अगर वो उन जगहों पे मूव ना करे तो फिर क्या करेंगे, क्रोमोसोम एक दूसरे के पोल की तरफ मूव करना शुरू कर देंगे। दरमियान में एम्प्टी, यानी कि दरमियान में क्या होगा, वो जो स्पेस होगी वो आउट हो जाएगी और यूं दो न्यूक्लियस बन जाएंगे दरमियान से। नॉन डिसजंक्शन कहते हैं कि एनाफेज स्टेज पर क्रोमोसोम की बराबर, यानी क्रोमोसोम की इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन नहीं हुई, तो इसको कहेंगे नॉन रिकॉम्बिनेशन। और इसका दूसरा नाम क्या होगा, नॉन डिसजंक्शन होगा। अगर इक्वल डिवाइड करते हैं तो डिसजंक्शन, मेटाफेज में क्रोमोसोम इक्वली हाफ ऑफ पोल की तरफ जाते हैं तो ये होगा डिसजंक्शन। और अगर प्रॉपर डिस्ट्रीब्यूट नहीं होते, प्रॉपर डिवाइड नहीं होते, तो इसको कहेंगे हम लोग ना, प्रॉपर डिवाइड नहीं होते उसको कहेंगे डिसजंक्शन। और अगर प्रॉपर डिवाइड होते, प्रॉपर डिवाइड नहीं होंगे तो इसको कहेंगे नॉन डिसजंक्शन। इसके नतीजे में जो गैमीट वगैरह बनेंगे ना, किसी के पास 22 क्रोमोसोम होंगे तो किसी के पास 24 क्रोमोसोम होंगे, किसी के पास फिर 25 क्रोमोसोम भी होंगे, तो ये होता नॉन डिसजंक्शन। जी, नॉन डिसजंक्शन में से आप लोग अपना पॉइंट पूछे। सर मोनोसोमी और ट्राइसोमी सर क्या होते हैं? क्या चीज है? मोनोसोमी एंड ट्राइसोमी। मोनोसोमी कहेंगे हम लोग जिनके पास एक सेक्स क्रोमोसोम होगा। समझ आ गई? जी सर। नॉन डिसजंक्शन वाले पैराग्राफ को दोबारा फिर पढ़ें आप लोग। सर ये जो अच्छा एक नॉन मिनट, हम डिस्जंक्शन कौन है है? हम मोनो है, डाई है, ट्राई है? हमारे अंदर कौन सी मोनोसोमी है, कौन सी सोमी है? मतलब मोनो है, डाई है, ट्राई है, टेट्रा है हम लोग। ये पढ़ लिया नॉन डिसजंक्शन। जी सर। जी सर। नॉन डिसजंक्शन में जो सबसे पहला डिसऑर्डर है वो है डाउन सिंड्रोम। डाउन सिंड्रोम में क्या होगा कि 21 नंबर वाला क्रोमोसोम अपने दो क्रोमेटिड में डिवाइड नहीं होगा, बल्कि पूरा क्रोमोसोम एक तरफ मूव करके चला जाता है। तो इसके नतीजे में क्या बनेगा, 46 क्रोमोसोम नॉर्मल, एक एक्स्ट्रा होगा, सेक्स एक एक्स्ट्रा क्रोमोसोम होगा। जी, इसको भी पढ़ें डाउन सिंड्रोम को। सर वो आपने पूछा है, हमारा पूछा है ना सर, हमें मोनोसोमी और ट्राई या डाई सर। कौन सा क्वेश्चन पूछा है सर आपने? मैंने पूछा हम किस कैटेगरी में आएंगे, मोनो में, डाइसोमी, ट्राइसोमी, टेट्रासोमी? सर हम मेरे ख्याल में डाई में ही आएंगे ना जी, डाई में है, सर। क्योंकि अगर हमारे पास दो सेक्स क्रोमोसोम है। और अगर किसी के पास एक एक्स्ट्रा सेक्स क्रोमोसोम हो तो वो हो जाएगा ट्राइसोमी, और जिसके जी पास सर। एक सेक्स क्रोमोसोम मिसिंग हो तो मोनोसोमी। जी सर, समझ आ गई। सर ये जो डाउन सिंड्रोम है, इसमें इसका एक मैंगोलिज्म है, तो ये किस वजह से इसे नेम दिया गया है?
ये मंगोलिया या जो स्पेशल बच्चे होते हैं जिनका मुंह थोड़ा सा मोटा होता है, आंखें फिरी हुई होती हैं, मंगोलिया के लोग भी, और इस हवाले से। और ये मंगोलिज्म ना, एक और भी टर्म आती है, स्पेशल बच्चों को कहा जाता है जिनके मुंह चौड़े होते हैं, आंखें दबी हुई और फिरी हुई होती हैं, और अक्सर इन बच्चों की ना जुबान मुंह से निकली हुई भी होती है। सर समझ आ गई। उसके बाद सेकंड है केलाइन फेल्टर। ये जो केलाइन फेल्टर होंगे ना, इनके अंदर क्या होगा कि इनके अंदर एक एक्स क्रोमोसोम ज्यादा होगा, मतलब ये फिनोटिपिकली तो मेल होंगे लेकिन इनके अंदर फीमेल करेक्टर भी होगा, क्योंकि इनके पास एक एक्स्ट्रा यानी कि एक्स क्रोमोसोम होगा। और सर ये जो डाउन सिंड्रोम वाले हैं, इन्हें ज्यादातर मेल कंसीडर किया फीमेल में। फीमेल। और सर ये जो क्लाइन फेल्टर वाले हैं, तो इन्हें सर मेल फिनोटिपिकली मेल कंसीडर किया। जी बिल्कुल। सर अगर जितने भी एक्स एक्स हों, अगर एक वाई आ जाए तो फिर उन्हें फिनोटिपिकली मेल कंसीडर करेंगे ना, जितनी भी अगर डिजीज हो इसके अलावा भी। दोबारा पूछें ये पॉइंट। सर मैं कह रही हूँ कि अगर ना, अगर एक्स एक्स मतलब 3 भी आ जाए और एक वाई आ जाए, मतलब इसमें कम इसमें, तो उसे फिनोटिपिकली मेल ही कहेंगे ना, क्योंकि एक वाई क्रोमोसोम में आ गया फिर उसे फीमेल तो कंसीडर नहीं किया जाएगा फिनोटिपिकली। बिल्कुल, ये मेल ही कंसिडर किए जाएंगे। जी सर। उसके बाद है टर्नर सिंड्रोम। ये फीमेल होंगे लेकिन इनके अंदर ओवरी वगैरह प्रॉपर डेवलप नहीं करती, ये आप लोग रीड करें इसे। जर्म लाइन सेल नहीं बनते यानी एक्सेल नहीं बनते इनके अंदर। टर्नर सिंड्रोम, इनके पास क्या होगा, एक एक्स क्रोमोसोम मिस होगा। सर एक क्वेश्चन इसमें से डाउन सिंड्रोम में से पूछना था कि ये जो लिखा 45 टाइम रिस्क होगा, 45 की एज में 3 टाइम्स ग्रेटर। जी सर जी। इसकी समझ नहीं आई। ये ना देखें, इनके अंदर ये जो था सामने आप लोगों ने पढ़ा, ये डाउन सिंड्रोम का के चांसेस, यानी एज बढ़ने के साथ साथ चांस भी क्या होगा इनके अंदर बढ़ता चला जाता है। एज बढ़ने के साथ फीमेल के अंदर डाउन सिंड्रोम का चांस बढ़ जाता है, क्योंकि क्रोमोसोम की जो मूवमेंट है ना सेल डिवीजन के दौरान, वो बड़ी इंपॉर्टेंट है, और एज बढ़ने के साथ साथ उसकी मूवमेंट पे नेगेटिव इफेक्ट पड़ता है, जिसकी वजह से ये प्रॉब्लम सामने आते हैं। सर समझ आ गई इसकी तो। जी। अब इसके बाद हमारे पास आ जाएगा नेक्रोसिस एंड एपोप्टोसिस। ये क्या है, एक्सप्लेन करें आप लोगों में से कोई एक। सर एक एक्सीडेंटल सेल डेथ है और एक प्रोग्राम सेल डेथ। इन दोनों में से ज्यादा इंपॉर्टेंट कौन है? प्रोग्राम्ड सेल डेथ। प्रोग्राम सेल डेथ एपोप्टोसिस को कहते हैं, तो इसका क्या मतलब है? जैसे सर कोई भी सेल अगर बॉडी में फंक्शनल नहीं है तो उसको, जैसे लाइफ स्पैन उसका खत्म हो गया तो उसकी फिर डाई ऑफ कर जाना उसका। देखिए, प्रोग्राम सेल डेथ है
एक सेल की एज पूरी हो चुकी है, अब उसने ब्रेक डाउन करने, तो पहले उसका न्यूक्लियस है, ऑर्गेनेली है, साइटोप्लाज्मिक पार्ट है, एक एक करके हिस्सा टूटता जाएगा इसका, और सेल में से वो ब्लेब्स यानी वेसिकल टाइप निकलती हैं जिनको अदर सेल यूज कर लेती हैं। अब देखिए, जैसे जब हमारी डेवलपमेंट के दौरान हमारे हाथ की उंगलियों के दरमियान मेम्ब्रेन झिल्ली थी, तो उन झिल्ली वाले सेल्स के दरमियान एपोप्टोसिस हुआ, जिन्होंने उन सेल्स को ख़त्म कर दिया, और ये चीज़ें हैं। और बाज़ औक़ात सेल को ऑक्सीजन नहीं मिलती, फूड नहीं मिलती, तो सेल अचानक से काम करना छोड़ देते हैं, और वो होता है नेक्रोसिस। तो नेक्रोसिस ज़्यादा ख़तरनाक है, एपोप्टोसिस तो बहुत सारे केसेस में ज़रूरी भी है। पढ़ें और पूछें इस आखिरी टॉपिक में से अपने सवाल। पढ़ लिया आप लोगों ने ये नेक्रोसिस एपोप्टोसिस? जी सर। जी, अब आप लोग ओवरऑल सेल साइकिल में से अपने पॉइंट पूछें। सर ये जो है डिजीज पड़ी है इसमें सिंड्रोम, और इसमें सर ये जो फ्रीक्वेंसी है सर ये बता दें सर टेबल में। एक मिनट, ये वाला टेबल। जी सर। सबसे पहले डाउन सिंड्रोम है, मेल फीमेल दोनों में से किसी को भी हो सकता है। ये ट्राइसोमी होगा, 21 क्रोमोसोम, एक क्रोमोसोम इनके पास एक्स्ट्रा आ जाता है, क्योंकि वो 21 नंबर वाला क्रोमोसोम प्रॉपर सेग्रीगेट नहीं करता। 140 में से किसी एक फीमेल में अबॉर्शन होगी, और बर्थ में क्या होगा, 700 में से किसी एक को ये बीमारी होगी। प्लेटो है ना इसके अंदर, पेटो है, एडवर्ड है, टर्नर है, मेटा फीमेल है, क्लाइन फेल्टर है, जैकब्स है। ये 6-7 हैं जिन्होंने किस हवाले से काम किया, और नहीं, ये जो डिसऑर्डर है डिसन, इनमें ये बताएगा भी कौन से क्रोमोसोम पे कौन सा फंक्शन हुआ है जिसके नतीजे में ये इतना बड़ा ड्रॉबैक पैदा हुआ है, ये इसके बारे में है। सर ये जो है जैकोब्स, सर इसमें जो है जी जी, इसकी फ्रीक्वेंसी के बारे में बता दें सर। और देखें, ये मेल को ज़्यादा अफेक्ट करता है जैकब। मेल के अंदर क्या होगा, एक वाई क्रोमोसोम ज़्यादा होगा, और ये 1000 में से कोई एक इफेक्ट हो सकता है। सर ये जो क्वेश्चन मार्क इधर लगाया हुआ है, समझ आ गई इसकी? सर ये जो अबॉर्शन में सर ये जो क्वेश्चन लगाया हुआ है इसमें इसका क्या मतलब है सर, इसी लास्ट वाले का? जैकब का? जी सर। जैकब का कह रहा है कि मेल ज़्यादा इससे मुतासर होते हैं इस बीमारी से, ठीक है, और इनका जो नॉर्मल होता है मेल का XY, इसमें एक वाई क्रोमोसोम ज़्यादा होगा। अच्छा सुने, ये भी क्लाइन फेल्टर के हवाले से है। क्लाइन फेल्टर मेल को भी हो सकता है, फीमेल को भी हो सकता है। क्लियर ये चैप्टर? जी सर। और लोगों में से किसी ने क्वेश्चन करना हो? नो सर।
जी, आज का तो ये चैप्टर हमारा कंप्लीट हो गया सेल साइकिल। अभी मैं आप लोगों को ना एक प्रैक्टिस टेस्ट भेजने लगा हूँ, जिसको आप लोगों ने हल करना है और बाकायदा टेस्ट सुबह भेजूंगा इस चैप्टर के एमसीक्यूज का। आप लोग उस प्रैक्टिस को देखिए, उसको पढ़ें, उसको हल भी करें और ग्रुप में आके आप लोग फिर अपना क्वेश्चन पॉइंट वगैरह लाजमी पूछें। ठीक है, कल के टेस्ट तक के लिए आप लोगों से अल्लाह हाफिज। इसको अच्छे से आप लोग याद करते रहें और दोहराएं। ओके